हेलो बच्चों। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी हमारी पहली क्लास है। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे आने वाली क्लासों की। तो अभी हमने फिजिक्स का इससे पहले वाला एक चैप्टर कंप्लीट किया है, रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को, पूरी क्लासेस को आसानी से कवर कर सकते हो। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, और ये विद्युत क्या होती है भाई, विद्युत की बात हमें करनी है इसके अंदर। तो बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास चैप्टर का नाम है फिजिक्स का 10th क्लास चैप्टर, जिसका नाम है क्या, विद्युत। विद्युत जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, विद्युत। तो भाई विद्युत क्या है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा चैप्टर है आज का। तो विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी या करंट जिसको हम कहें, ये क्या है भाई? तो विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी की यदि हम बात करें तो ये एक आवेश प्रवाह का गुण है भाई, जिसे हम विद्युत कहते हैं। तो विद्युत को समझने से पहले हमें आवेश के बारे में समझना पड़ेगा, तो हम साथ साथ में नोट भी करते चलेंगे भाई मटेरियल को। तो सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की हमें बात करनी है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भाई ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है या विद्युत आवेश क्या है, इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं। तो आवेश किसी भी पदार्थ पर उपस्थित वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। भाई जो चार्ज है हमारा, वो चार्ज किसी भी पदार्थ पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण हमारा जो पदार्थ है वह तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, या इसका क्या करता है भाई, अनुभव करता है। उसे हम क्या कह देते हैं, विद्युत आवेश कह देते हैं। तो बात करते हैं लिखने की इसकी, तो नोट करते हैं भाई। आवेश किसी पदार्थ पर, आवेश किसी पदार्थ पर उपस्थित वह गुण है उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है भाई, ये है हमारा क्या, विद्युत आवेश। इसे हम विद्युत आवेश कह देते हैं कि किसी पदार्थ पर उपस्थित वह गुण जिसके कारण जो पदार्थ हमारे पास होता है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न यदि कर दे तो हम उसे क्या कह देते हैं भाई, विद्युत आवेश कह देते हैं। दूसरी बात आती है कि अब बात करते हैं हम किसकी, कि हमारे पास जो विद्युत आवेश है, उस विद्युत आवेश की भाई उत्पत्ति कैसे होती है भाई।
तो हम लिखते हैं विद्युत आवेश की उत्पत्ति। विद्युत आवेश की उत्पत्ति, कि इस विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है भाई। तो विद्युत आवेश की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो हमें सबसे पहले बात करनी होगी कि जितने भी हमारे पास पदार्थ होते हैं, सभी जो पदार्थ हैं हमारे पास, जो मैटर है जिसे हम पदार्थ बोल देते हैं, द्रव्य बोल देते हैं, वो सभी पदार्थ हमारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उन कणों को हम कह देते हैं भाई क्या, परमाणु। क्लियर बात, उन कणों को हम नाम देते हैं क्या, परमाणु। अब इस परमाणु के अंदर हमारे सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जिन्हें हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है क्या, प्रोटॉन, और तीसरा होता है हमारा क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो कोई भी जो पदार्थ होता है हमारे पास, वो पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम कहते हैं क्या, परमाणु। और परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण पाए जाते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब इनकी बात करें आवेश की, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उस पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ना वो होता है आपका कैसा, उदासीन, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर बात। किसी भी पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन पदार्थों कणों को हम क्या नाम दे देते हैं भाई, परमाणु नाम दे देते हैं। और परमाणु हमारे 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। तो याद रखना है आपको कि परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं, या मूल कण, मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें से इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणात्मक भाग होता है, प्रोटॉन हमारा धनात्मक भाग होता है, और न्यूट्रॉन हमारा कैसा होता है भाई, जीरो चार्ज होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। क्लियर बात। अब बात की जाए कि परमाणु के अंदर यदि जो धनावेश कैसे उत्पन्न होता है, ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है, तो यदि हम बात करें कि कोई भी परमाणु जब सामान्य अवस्था में होता है, जब हम बात करें किसकी, परमाणु की, जब परमाणु सामान्य अवस्था में होता है तो उस सामान्य अवस्था में परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब वो परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है भाई, उदासीन होता है, विद्युत रूप से उदासीन। अब जब परमाणु विद्युत रूप से उदासीन कब होगा, विद्युत रूप उदासीन से मतलब ये है कि ना तो उसके पास माइनस चार्ज है, ना ही उसके पास प्लस का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो उस कंडीशन में, जब सामान्य परमाणु की हम बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में उस परमाणु के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और प्रोटॉन जो दे रखे हैं, उनकी संख्या क्या होती है भाई, बराबर होती है। ये बात याद रखना है आपको। जब परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है भाई, बराबर होती है। ना तो उस पर माइनस चार्ज होगा, ना ही उस पर प्लस चार्ज होगा। मतलब या हम ये कहें कि उसके ऊपर जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस होता है, या हम ये कहें कि उस परमाणु के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उतनी ही उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। लेकिन हम बात करें कि किसी भी परमाणु पर प्लस चार्ज कब आएगा भाई, किसी भी परमाणु पर प्लस का चार्ज कब आएगा, सामान्य अवस्था की हम बात करें तो हम बात करें जब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है, तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, माइनस, वो प्लस चार्ज आ जाता है। तो दोनों ही कंडीशन की हम बात करते हैं। मान लो प्लस का चार्ज कब आएगा, तो प्लस का चार्ज जब आएगा जब P4 प्रोटॉन, जब प्रोटॉन की संख्या किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस परमाणु पर कौन सा चार्ज आ जाता है भाई, प्लस का चार्ज आ जाता है, तो हम उसे धनात्मक परमाणु कह देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाती है भाई, ज्यादा हो जाती है, तो हम उस कंडीशन में कह देते हैं कि भाई ए परमाणु जो है ना वो कैसा है भाई, उदासीन है। क्लियर बात। जब किसी परमाणु पर किसी विशेष परिस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाती है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, और जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है,
तो उस पर धन आवेश आ जाता है। और जब एक विशेष कंडीशन हमें दे रखी है, जब विशेष कंडीशन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जब परमाणु के अंदर बराबर होती है, उस कंडीशन में परमाणु कैसा होता है भाई, हमारा उदासीन होता है। क्लियर बात? दो बात और याद रखनी है आपको, दो नई बातों को याद और रखें। अब दूसरा हमसे पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, दूसरा हमसे पूछा जाता है भाई कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। दोनों के हमें आवेश भी याद रखने पड़ेंगे। जब इतना हमें मालूम चल गया कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक स्पीसीज होती है, प्रोटॉन धनात्मक स्पीसीज होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके ऊपर कितना चार्ज होता है भाई, तो हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो माइनस में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम होता है भाई, याद रखना है सभी लोगों को। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम होता है भाई। दूसरी बात करेंगे भाई, इतना ही आवेश प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है काय के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों पर ही बराबर चार्ज होता है, बस अंतर इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर बात? आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड में हमें दे रखा है, अब इस आवेश के हमें चाहिए क्या प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार। तो अगली हेडिंग बनाते हैं अपन, विद्युत आवेश के प्रकार। अब हमारा जो सॉरी हमारा जो चार्ज है, उस चार्ज की हम बात करते हैं कि भाई ये कितने प्रकार के होते हैं भाई। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जो चार्ज जो होता है, जो आवेश जो होता है ना, वो कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है। तो इस बात को भी हम नोट कर लेते हैं कि आवेश जो होता है ना, वो कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है हमारे पास। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट हमें जो दे रखा है वो दे रखा है क्या, धनावेश। धन आवेश, धनावेश जिसे हम कह देते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज। देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज हम उस कंडीशन में कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जब किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उस पर कौन सा चार्ज आ गया भाई, धनावेश आ गया। तो इस बात को भी हमें नोट करना है कि किसी भी परमाणु पर यदि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस परमाणु पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाता है भाई, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही हम बात करते हैं दूसरा चार्ज जो हमारा है ना, उसे हम कह देते हैं क्या, ऋण आवेश भाई। दूसरा हमारा जो है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा ऋण आवेश, ऋण आवेश। तो बात करते हैं ऋण आवेश की, जिसे हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब बात करें कि हम कोई परमाणु पर नेगेटिव चार्ज कब आएगा, तो सिंपल सी बात है, जब किसी परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है ना, वो ज्यादा होगी किससे, प्रोटॉनों की संख्या से। तो हम कह सकते हैं कि उस परमाणु के ऊपर जो चार्ज है ना, वो कैसा है भाई, नेगेटिव चार्ज है। तो ये थे हमारे क्या, दो प्रकार किसके, चार्ज के, आवेश के, जिसे हम एक को कहेंगे धनावेश। धनावेश किसी भी परमाणु पर जब उत्पन्न होगा जब उस पर प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा। और ऋणावेश जब उत्पन्न होगा जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, देखो एक एग्जांपल देकर इसकी बात करते हैं कि भाई ये धनावेश और ऋणावेश जो दे रखा है ना, इसका मतलब क्या रखा है, क्या होता है भाई। तो एक एग्जांपल देकर अपन इसकी बात करते हैं क्या, कि
यदि हमारे पास एक कांच की छड़ को ले लो, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम की छड़ पर ऋण आवेश आ जाता है। मान लो हमारे पास एक ये कांच की छड़ दे रखी है, कांच की छड़ दे रखी है, और एक हमें दे रखा है क्या, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। जब हम इस कांच की छड़ और रेशम के इस कपड़े को क्या करते हैं भाई, रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ जो है ना वो तो हो जाती है कैसी, धनावेशित। इस पर तो आ जाता है कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भाई। इसके ऊपर आ जाता है कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और रेशम का कपड़ा जो है ना वो हो जाता है कैसा, नेगेटिव चार्ज। इस पर आ जाता है कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये भाई बात दे रखी है हमें, ऐसा एक प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है कि जब कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है आपस में, तो कांच की जो छड़ है ना वो तो हो जाती है कैसी, धनावेशित, और रेशम का जो कपड़ा है ना वो हो जाता है आपका कैसा, ऋणावेशित। क्लियर बात। आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे भाई। अब आवेशों की प्रतिकर्षण की भी हम कहानी को समझ लेते हैं। यदि मान लो समान प्रजाति के आवेश दे रखे हैं, समान आवेश, समान आवेश, समान आवेश की यदि बात की जाए तो समान आवेश का मतलब है या तो वो दोनों ही आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे भाई, या फिर वो दोनों ही आवेश नेगेटिव नेगेटिव होंगे। या तो वो माइनस माइनस वाले होंगे या फिर वो प्लस प्लस वाले होंगे। तो समान आवेशों में होता है भाई क्या, प्रतिकर्षण। इस बात को याद रखना है आपको अच्छे से। समान आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और यदि हमें विपरीत आवेश दे रखे हों, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश का मतलब ये हुआ कि या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होंगे दोनों, या फिर नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। दो अलग अलग प्रकार के आवेश हमें दे रखे हैं। तो दो अलग अलग प्रकार के आवेशों के बीच में होता है भाई आपका क्या, आकर्षण। दो अलग अलग प्रकार के आवेशों के बीच में क्या होता है भाई, आकर्षण होता है। तो इस बात को हमें याद रखना है कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत का मतलब ये हुआ कि एक प्रोटॉन हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन हो सकता है। तो इन्हें हम क्या देते हैं, क्या, विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, आकर्षित करेंगे, आकर्षण होगा उनमें। और समान आवेशों के बीच में क्या होगा आपका, प्रतिकर्षण होगा। तो ये थी हमारी आवेश के दो प्रकार। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में हमारे पास आ जाता है क्या, इन आवेशों से संबंधित एक कूलाम का नियम। कूलाम भाई साहब ने आवेशों से संबंधित एक नियम दिया, जिसके अनुसार उन्होंने कुछ कंसेप्ट हमें देखने को दिए भाई। उन कंसेप्टों की हम बात करते हैं। तो इन आवेशों से संबंधित एक कूलाम का लॉ है, जिसे हम बात करते हैं, हेडिंग बनाते हैं भाई। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। तो भाई कूलाम ने क्या बताया कि यदि किसी चालक की दो बिंदुओं के बीच आवेश पर लगने वाला आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल होता है वो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस बात को हम लिखेंगे कि किसी चालक, उन्होंने जो नियम बताया उसको हम लिख रहे हैं भाई, कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच के दो बिंदुओं के बीच के दो बिंदुओं के बीच आवेश पर लगने वाले आवेश
पर लगने वाला आकर्षण आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है आपका, जिसे हम कहेंगे एफ, बल को प्रदर्शित करेंगे हम यहां पर फोर्स एफ से। तो लगने वाला जो बल होता है ना, वो बल उन आवेशों के, उन आवेशों के, आवेशों को हम माने लेते हैं यहां पर क्या, Q1 और Q2, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती पाती होता है। हाँ भाई, ये है हमारे कूलाम का नियम। कूलाम भाई साहब ने क्या बताया हमें कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच आवेश पर लगने वाला जो आकर्षण होगा या वो प्रतिकर्षण होगा, डिपेंड करेगा कि या तो वो आवेश जो होंगे वो समान प्रजाति के होंगे या जो आवेश होंगे विपरीत प्रजाति के होंगे। जब वो दोनों आवेश समान प्रजाति के होंगे तो उनके बीच में होगा क्या, प्रतिकर्षण। और जब वो दोनों आवेश विपरीत प्रजाति के होंगे तो उनके बीच में होगा भाई क्या, आकर्षण। क्लियर बात। तो जो लगने वाला जो बल है ना आवेशों के बीच में, वो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है ना, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसकी हम बात करते हैं। इसके लिए हम दो बिंदु बना लेते हैं भाई। एक बिंदु ये दे रखा है हमें और एक बिंदु हमें ये दे रखा है। इसको हमने मान लिया कि यहाँ पर आवेश स्थित है क्या, Q1, और यहाँ पर आवेश स्थित है क्या, Q2, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर व्यवस्थित हैं भाई। तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है ना, या तो वो आकर्षण प्रकृति का होगा या फिर ये प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा भाई। या तो हम इसको कह सकते हैं ये या तो आकर्षण होगा या फिर ये जो लगने वाला इन दोनों आवेशों के बीच में बल है ना, वो या तो प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण आकर्षण हमारा जो बल है ना, वो डिपेंड करेगा कि या तो ये आवेश दोनों समान होंगे या ये दोनों असमान आवेश होंगे, तभी हम इनके बीच में कह सकते हैं कि लगने वाला आवेश। अब भाई इनका जो नियम है ना, वो क्या कहता है भाई, कि लगने वाला जो बल है ना, वो बल इन आवेशों के गुणनफल, आवेश क्या है Q1 और Q2, इन दोनों गुणनफलों के क्या होता है, समानुपाती। इसको कंडीशन पहली मान लेते हैं। और जो लगने वाला जो बल है ना, वो बल इन आवेशों के बीच की दूरी जो है ना, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई। इसको हम माने लेते हैं सेकंड इक्वेशन भाई। ये कहानी कूलाम के द्वारा बताई गई क्या, कि इन आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है ना, वो बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूसरा है कि इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात करें हम, यदि हम यहाँ से ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक बराबर का साइन आएगा, और यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है जिसे हम k कहते हैं, Q1 Q2 अपॉन, इसे कह देते हैं हम क्या, R स्क्वायर। क्लियर बात। R स्क्वायर बन गया हमारे पास। हम बात करते हैं अब इस समीकरण की। ये हमारा एक समीकरण बन के तैयार होगा किसके अनुसार, कूलाम के अनुसार। अब यहाँ पर बात की जाए किसकी, के बारे में, तो के यहाँ पर क्या है भाई, जो हमारा बराबर का साइन हमने जहां हटाया था, वहां पे जो के आया आपका, वो क्या है भाई, तो के जो है ना एक स्थिरांक है भाई। के एक स्थिरांक है भाई, या एक नियतांक है। के मान की यदि अपन बात करें तो इसका जो मान होता है ना, इन दोनों आवेशों के बीच
उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है भाई, माध्यम पर निर्भर। भाई के जो है ना वो किस पर निर्भर करेगा भाई, माध्यम पर। अब माध्यम की बात की जाए कि ये दोनों जो आवेश स्थित है ना, इन दोनों आवेशों के बीच में या तो हवा होगी या जल होगा या कोई अन्य निर्वात होगा, और अलग अलग कंडीशनों पर निर्भर करता है भाई के का मान, डिपेंड करेगा कि इन दोनों आवेशों के बीच में हमने कैसा माध्यम रखा हुआ है। दूसरी बात, हमें इस के का मान भी याद रखना है भाई, इस के का मान कितना होता है और इसकी यूनिट कितनी होती है, तो हमें इसका याद रखना है किसके लिए, निर्वात के लिए भाई। निर्वात में जो होता है ना वो के का मान कितना होता है भाई, हमें ये याद रखना है। तो ये होता है आपका निर्वात में के का मान 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर भाई। जी आपका निर्वात में क्या होता है भाई, के का मान होता है, जो कि निर्भर करता है किस पर, माध्यम की प्रकृति पर। माध्यम बदलने पर के का मान भी बदल जाएगा, और जब के का मान बदल जाएगा तो लगने वाला जो बल है ना वो भी आपका क्या हो जाएगा भाई, बदल जाएगा। क्लियर बात भाई। दूसरी बात करें हम, अब हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी और आती हैं, उनकी हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है भाई, ठीक है। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास स्थैतिक विद्युत, स्थैतिक विद्युत, स्थैतिक विद्युत, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसकी यदि हम बात करें कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो जब भी हमने जो आवेश की हम जो बात कर रहे थे, चार्ज की हमने जो बात करी थी, यदि वो चार्ज जो है ना वो कैसा है, यदि विराम की स्थिति में है, यहाँ पर स्थैतिक विद्युत के अंदर जो आपका जो आवेश होता है ना वो आवेश आपका विराम अवस्था में होता है। आवेश की जो स्थिति है ना वो कैसी रहेगी भाई, विराम अवस्था, जिसको हम कह सकते हैं कि आवेश कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। मतलब यहाँ पर आवेश गति नहीं करेगा भाई, स्थिर रहेगा। तो हम उस विद्युत को क्या बोल देते हैं भाई, स्थिर विद्युत नाम दे दिया जाता है, ठीक है बात। तो दूसरा टाइप हमारा आता है जिसे हम कहते हैं क्या, विद्युत धारा भाई, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और इसे बोला जाता है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अपन बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भाई, तो इस कंडीशन में जो आपका आवेश होता है ना जिसे हम चार्ज कह रहे हैं बार बार, वो होता है आपका क्या है यहाँ पर, गतिशील। वो चार्ज कैसा होता है आपका, गतिशील होता है, गति करता है, जिसे हम कहेंगे गतिशील होता है भाई। तो ये दो तरीके की हमारी क्या हो गई, विद्युत हो गई, जिसे हम बात करें। एक होती है हमारी स्थिर विद्युत, जिसे हम स्थैतिक विद्युत भी कह देते हैं। इसमें जो हमारा आवेश है ना वो आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, मतलब गति नहीं करता है। दूसरा है हमारा क्या, विद्युत धारा। और विद्युत धारा वाली कंडीशन में हमारा जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है ना, वो क्या करता है, गति करता है। अब आवेश को गति करने के लिए क्या चाहिए हमें भाई, माध्यम चाहिए, तभी जाके आवेश क्या करेगा भाई, गति करेगा। तो आवेश को चलने के लिए हमेशा हमें चाहिए क्या भाई, तार। एक तार के अंदर ही हमारा आवेश क्या कर सकता है, गति कर सकता है, अदरवाइज आवेश हमारा गति नहीं करेगा। क्लियर बात। तो बात करते हैं हम अगली स्लाइड में चल के, और अगली स्लाइड में हम बात करते हैं किसकी, विद्युत धारा एवं आवेश। विद्युत धारा एवं आवेश। विद्युत धारा एवं आवेश। अब बात की जाए विद्युत धारा एवं आवेश की, तो जो विद्युत धारा हमारी है ना, जो धारा उत्पन्न ही आवेश की गति की वजह से हो रही है।
विद्युत धारा हमारी आवेश की गति की वजह से उत्पन्न हो रही है, तो हम इसको एक तरीके से नाम बोल सकते हैं भाई कि विद्युत धारा किसे कहेंगे भाई, तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कह देते हैं भाई, विद्युत धारा कह देते हैं, ठीक है ना। आवेश प्रवाह की दर ही हमारी क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो लिख सकते हैं इसमें हम कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक सिंपल सी बात कि जब तक आवेश चलेगा नहीं, जब तक आवेश गति नहीं करेगा, उस कंडीशन में धारा हमारी नहीं बह सकती। तो धारा बहने के लिए हमारे पास आवेश का गति करना क्या है, अति आवश्यक है। जब तक आवेश गति नहीं करेगा तो हमारी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी उसके अंदर। तो आवेश प्रवाह की ही दर को हम क्या नाम दे देते हैं, विद्युत धारा नाम दे दिया जाता है। मान लो कोई तार है हमारे पास और उस तार के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी मतलब हम कहें कि उसके अंदर क्या प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश प्रवाह की दर को हमने क्या बोला है भाई, विद्युत धारा बोला है। और विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं कैसे, फिलहाल यहाँ पर आई से। तो हम इसका सूत्र बनाते हैं भाई, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करेंगे किससे, आई से। और विद्युत धारा हमने क्या बोला भाई, आवेश प्रवाह की दर भाई, आवेश प्रवाह की दर। दर का मतलब यहाँ होता है समय भाई। तो क्या क्या नोटेशन बने हमारे पास, आई का मतलब हुआ क्या, विद्युत धारा, और क्यू हम बोलते हैं किसे, आवेश को, और दर का मतलब होता है यहाँ पर क्या, समय, जिसे हम बोल देते हैं क्या, टी। क्लियर। और आवेश जो होता है उसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है, क्यू जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, उसका n गुना होता है भाई, ठीक है ना, n गुना होता है। तो Q बराबर होता है हमारा क्या, Ne। तो इसकी जगह पे भी हम लिख सकते हैं क्या कि Ne बटे कितना, T। क्लियर बात। तो हम बात करें विद्युत धारा के अब इस मात्रक की, तो आवेश का मात्रक जो हमारा होता है ना, I बराबर आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम। जिसे हम लिख सकते हैं एक बार, आवेश जो है ना उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। और हमारे पास जो हमने t बराबर समय लिया है, जिसे हमने दर बोला था, तो आवेश का मात्रक होगा भाई क्या, कूलाम। जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैसे, c से। और समय का मात्रक होता है क्या, t। इसे हम प्रदर्शित करते हैं कैसे, t से। तो हमारी जो धारा है ना, उस धारा का मात्रक हो जाता है हमारे पास क्या, कूलाम प्रति सेकंड। समय को क्या लिखेंगे भाई हम, कूलाम प्रति सेकंड। और इसी को हम बोल देते हैं क्या, एम्पियर, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर। तो ये निकल के आया हमारा क्या, विद्युत धारा का मात्रक, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है हमारे पास, एम्पियर। अब दूसरी बात हमसे पूछी जाती है कि यहां पर जो 1 एम्पियर हमारे पास आया हुआ है, उस 1 एम्पियर की भाई परिभाषा हमें बतानी है कि 1 एम्पियर किसे कहेंगे हम। तो जस्ट अभी हमने इनके जो मात्रक निकाले थे ना, उनके उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी परिभाषा निकालेंगे किसकी, 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होगा भाई, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, ठीक है। यही बात होती है। क्यों, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है भाई हमारे पास, एम्पियर। ये हमारी धारा रही, जिसे हम विद्युत धारा कह रहे हैं। और कूलाम जो है ना, वो किसका मात्रक है भाई, आवेश का। तो आवेश भी हमने कितना ले लिया, 1 कूलाम। और समय जो है ना, वो है हमारा किसका मात्रक, सेकंड। सेकंड किसका मात्रक है भाई, समय का मात्रक है। तो समय भी हमने 1 सेकंड ले लिया, आवेश भी हमने 1 सेकंड लिया। तो उस तार के अंदर जो धारा बह रही है वो कितनी है भाई हमारी, 1 एम्पियर है। तो हम कह सकते हैं कि जब 1 कूलाम आवेश को किसी चालक से, जब 1 कूलाम आवेश को किसी चालक से 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो उस चालक के अंदर जो धारा उत्पन्न होती है ना, वो कितनी होती है, 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्लियर बात, आप आसानी से याद रख सकते हो
कि जब किसी चालक के अंदर 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार के अंदर उत्पन्न जो विद्युत धारा होती है ना, वो हमारी कितनी होती है भाई? 1 एम्पियर होती है। क्लियर बात? दूसरे कुछ नोट पॉइंट और याद रखते हैं हम। धारा की यदि बात की जाए तो विद्युत धारा को बहने के लिए भाई हमें क्या चाहिए? धारा के लिए बहने के लिए हमें चाहिए क्या? तार। धारा को बहने के लिए क्या चाहिए भाई? तार चाहिए भाई, तार। तार मतलब एक वायर के अंदर ही क्या बहेगी? आपकी विद्युत धारा चलेगी, जो कि किसी ना किसी धातु से मिलकर बना होगा। दूसरी बात करें कि विद्युत धारा जो होती है ना, वो हमारी एक अदिश राशि होती है। इस बात को भी हमें याद रखना है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि। विद्युत धारा आपकी एक अदिश राशि होती है। अब ये अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं? जब नाम आया है यहाँ पर कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, तो इसकी यदि बात की जाए तो भौतिक राशियों को, उनकी भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए यदि हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है तो उन्हें हम सदिश राशि कह देते हैं। और यदि हमें सिर्फ और सिर्फ दिशा की आवश्यकता हो, परिमाण की ना हो, या परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की ना हो, तो हमें उन्हें कह देते हैं अदिश राशि। तो फिलहाल हम बात करें यहाँ पर विद्युत धारा हमारी अदिश राशि है। यहाँ पर हमें इसे शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ इसके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम इस विद्युत धारा को क्या कह देते हैं? यह एक अदिश राशि है। दूसरी हम बात करें इस विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना, उस मात्रक को भी हमने जस्ट अभी निकाल लिया है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है हमारे पास क्या? एम्पियर। ये भी हमें याद रखना है। एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं काय से? ए से। क्लियर बात? तो ये थी हमारी किसकी परिभाषा? 1 एम्पियर की परिभाषा। और कल आपकी जो क्लास होगी उसमें हम एक अच्छा खासा नियम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहेंगे आवेश संरक्षण का नियम। जिसे हम कहने वाले हैं क्या? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम तो इस नियम की चर्चा हम आपसे आगे आने वाली क्लास में करेंगे और इससे आगे की क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। दूसरी, चालक, कुचालक क्या पदार्थ होते हैं, कब हम इन्हें चालक कहेंगे, कब हम इन्हें कुचालक कहेंगे। दूसरा, हमारा विद्युत परिपथ क्या होता है, कैसे तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कौन कौन सी चीजें हमें तार के लिए चाहिए, इनकी परिभाषा, विद्युत विभव क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए आपको आगे अगली क्लास होगी, और अगली क्लास को लेने के लिए आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली हमारी जो भी क्लास है, और इसकी हमारी जो सेकंड क्लास होगी इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें हम बहुत अच्छे खासे कंसेप्टों को डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी क्लासों को लेने के लिए सभी लोग सबसे पहले वीडियो को क्या कर दीजिए? लाइक, और चैनल को कर दीजिए क्या? सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।